ये वही बावड़ी है जिसकी तलाश में हम यहाँ तक पहुँचे। बस एक बार वो किताब मिल जाए तो हमें पता चले कि बावड़ी की कहानी सच भी है या गांव वालों का फैलाया गया एक झूठ। लेकिन जय, गांव वालों ने बताया था इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है यार। मैं अभी भी तुझसे कहता हूँ, अभी भी समय है, चल लौट चल यहाँ से। अबे यार, तू आज के इस मॉडर्न टाइम में जी रहा है, कोई ऋषि मुनि के युग में नहीं जो अंधविश्वासी बातों और फालतू की बातें कर रहा है। यार जय, तू एक बार सोच ले और चल यहाँ से, क्योंकि अभी रात के 12 बजे हैं यार। ये बावड़ी तो सालों पुरानी है, लेकिन यार तू बड़ा डरपोक है। साला रात को इसके अंदर जाने में तेरी हालत खराब हो रही है। चल अभी जा और मुझे मेरा काम करने दे। नहीं यार, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अगर मेरे साथ चलना है तो चुपचाप मेरे साथ चल और मैं जो कह रहा हूं वैसा कर। इसके बाद अभी और जय 1000 साल पुरानी उस बावड़ी के अंदर दाखिल हो गए, जिसके अंदर उन्हें एक सुनसान सुरंग नजर आई। उनके दोनों हाथों में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी के सहारे वो सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगे कि तभी एक जगह पर आकर जय की नजर एक पुराने संदूक पर गई, जो कि आधा खुला हुआ था। अभी और जय ने संदूक खोला, जिसके अंदर उन्हें एक किताब दिखाई दिया, जिस पर घनी धूल जमी थी। अरे ये तो वही किताब है जिसका इंतजार मुझे था। अब देखता हूँ इसके अंदर ऐसा क्या है जिसे पढ़ने के लिए मना किया गया है। कहते हैं कि इस किताब को यहाँ पढ़े पढ़े 1000 साल हो गए, लेकिन 1000 सालों बाद भी ये किताब वैसी की वैसी है। यार सच बताऊं तो मुझे अब बहुत अजीब लग रहा है भाई। तू इस किताब को यही रख दे यार, तो मेरी मान तो इसे मत पढ़। अबे तू डरपोक इंसान, लोगों की बातों पर क्या विश्वास करता है? अरे इस किताब की कंडीशन देखकर तुझे लग रहा है कि 1000 साल पुरानी किताब है? भाई मुझे तो लगता है इससे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है, और ये सब इन्हीं गांव वालों का काम है। गांव वालों ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अभी जय को समझाता रहा, लेकिन जय ने उसकी एक भी नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही जय ने किताब पढ़ना शुरू किया, वैसे ही उसे अपनी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। उस वक्त उसकी आंखों में तेज गुस्सा था, हाथों में तलवार और शरीर पर योद्धाओं का कवच मौजूद था। वो तेजी से चिल्लाते हुए अपनी तलवार से दुश्मन के हजारों सैनिकों को मौत के, जिसके चलते उसने थोड़ी ही देर में उस युद्ध को समाप्त कर दिया था। और युद्ध की समाप्ति के बाद उसके सैनिक जोर जोर से उस सम्राट के नाम की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन ये नाम जय का ना होकर एक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रमणि के नाम का था। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रमणि सिंह की जय। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रमणि सिंह जी की जय। तभी अचानक वहां चारों तरफ देखते ही देखते घना अंधेरा छा जाता है। भयंकर तेज हवाएं चलने लगती है और उसी घने काले अंधेरे से एक भयंकर काले रूप वाली डाकिनी निकलकर सामने आती है, जो सम्राट के आगे खड़ी होकर उसे घूरने लगती है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा तुम्हारी मौत है। इतना कहते ही डाकिनी ने अपने तेज पहने नाखूनों से सम्राट चंद्रमणि का सिर नोच लिया। लेकिन दूसरी तरफ उस बावड़ी के अंदर जय के दोस्त अभी ने देखा कि वहां चारों तरफ खून फैल चुका है और जय का कटा हुआ सिर डाकिनी के हाथ में है। डाकिनी को अपने सामने देखकर अभी की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं डाकिनी हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं सिर्फ उसी को मारती हूँ जो ये किताब पढ़ता है, और तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसीलिए लौट जा, लौट जा, लौट जा। डाकिनी ने उसे वहां से वापस लौटने का इशारा किया, जिसके बाद अभी वापस अपने घर आ गया। लेकिन घर पहुंचकर भी उसे अपने सामने डरावने रूप वाली डाकिनी नजर आने लगी, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि वो किसी को भी डाकिनी का सच नहीं बता पा रहा था। यहाँ तक कि अब धीरे धीरे उसकी याददाश्त गायब होने लगी थी, और देखते ही देखते वो पूरी तरह पागल हो चुका था। 1 साल बाद। यार चंदू, इस गांव में कुछ भी नहीं रखा है, और यहाँ के लोग भी हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। मैं तो कहता हूँ
कि हमें गांव से भागकर शहर चले जाना चाहिए। लेकिन रामू, बापू नहीं मानेंगे और तुम तो जानते ही हो हमारा परिवार तुमको एक नंबर का लफंगा समझता है और मेरे मामा तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे अगर तुमने ऐसा किया तो। अरे तेरे मामा और भाई से हम डरते थोड़ी हैं। देखना उन्हीं के सामने तुम्हें उड़ा के ले जाएंगे। मैं घर वालों को अपनी दोस्त मीना के घर जाने का बहाना बनाकर तेरे पास आई थी, लेकिन तू मुझे यहाँ लेकर आ गया ये सब फालतू बात करने के लिए। अभी समय रहते ही घर नहीं पहुँची तो बापू मुझे मार डालेगा। रामू और चंदू आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो थोड़ी दूरी पर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं। अब यह कौन चिल्ला रहा है ससुरा? लगता है कोई बच्चा रो रहा है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। चंदू, अभी हम गांव की सीमा पर हैं और ये वही जगह है जहाँ आसपास वो खूनी बावड़ी है। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे तुम भी क्या लोगों की बातों में आ गए? ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, कहानियाँ और कुछ नहीं। बच्चा सचमुच रो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। चंदू ने रामू को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन चंदू ने रामू की एक नहीं सुनी और वो भागते भागते उस बावड़ी के पास चली गई, जिसके अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। अगले ही पल चंदू उस बावड़ी के अंदर उतर गई। अब बावड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आना बंद हो गई थी और वहाँ चारों तरफ मातम सा सन्नाटा पसर चुका था, जिसे देखकर रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद आखिरकार रामू ने बावड़ी के अंदर खुद उतारने का फैसला किया, लेकिन बावड़ी के अंदर उतरकर रामू ने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ नीचे जमीन खून से लाल हो चुकी थी और रामू के ठीक सामने एक बड़े से पत्थर पर बैठी डाकिनी चंदू का दिल निकालकर उसे खा रही थी। मेरी चंदू, मेरी चंदू, मार डाला तुमने उसे, मार डाला। रामू ने इतना कहा ही था कि तभी डाकिनी बोली, जा, चला जा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती हूँ जो मेरी किताब पढ़ता है। तुझे छोड़ रही हूँ, जा, चला जा। रामू डाकिनी का भयंकर रूप देखकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन घर पहुंचकर उसे बहुत तेज बुखार आ गया। फिर देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर वो पूरी तरह पागल हो गया। पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं प्रतापपुर गांव में बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते अब उस खूनी बावड़ी के पास कोई नहीं जाता था। हर कोई बस उस खूनी बावड़ी का नाम सुनकर डर जाया करता था। विक्रम मेरे दोस्त, ये मेरा प्यारा सा गांव प्रतापगढ़। गांव तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो बावड़ी वाली कहानी क्या सच है? मैं तो बचपन से शहर में ही रहा हूँ, पर गांव के लोग कहते हैं कि आज से 30 साल पहले उस बावड़ी के अंदर कुछ लोगों की मौत हुई थी। आखिर ऐसा कैसा था उस बावड़ी के अंदर जहां जाने से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे? यार, अब मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी शापित किताब है जिसे पढ़ने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठता है। भाई, हम दोनों हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हमें उस बावड़ी के अंदर जाकर रिसर्च करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि लोगों की बात सच है या झूठ। अरे यार, अभी 15 दिन बाद तो वापस शहर जाना है, तू कहां इन सब फालतू के चक्करों में पड़ रहा है? छोड़ते हैं ये सब। हाँ, देखते हैं क्या होता है। पर बावड़ी के अंदर क्या है, एक ना एक बार तो मुझे देखना ही है। उस रात जब विक्रम अंकित के घर में आराम से सो रहा था, ठीक उसी वक्त उसके कमरे में एक अनजान परछाई ने दस्तक दी। लेकिन उस परछाई की आहट का एहसास विक्रम को पहले ही हो गया था। अचानक उसकी नींद खुली, लेकिन जैसे ही विक्रम की नज़र उस छाया पर पड़ी, वैसे ही विक्रम के सिर में तेज दर्द होने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई। अगली सुबह जब उसने अपने सपने की बात अपने दोस्त अंकित को बताई तो अंकित भी हैरान रह गया। लेकिन इसी दौरान विक्रम ने कहा, मैं इस गांव में आया और मुझे अचानक यहाँ एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी, और कल रात वो परछाई और वो सपना, मुझे लगता है वो सपना नहीं कोई पुराना सच है।
सपना बहुत डरावना था। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि तू वापस शहर चले जा, क्योंकि मुझे इस गांव में अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू तो बोलता ना कि भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तेरी बातें सुनकर अब मुझे सच में डर लगने लगा है। लेकिन शहर जाने से पहले मुझे उस बावड़ी के अंदर ले जाकर उस किताब को पढ़ना है। क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? वो खूनी बावड़ी है और वह किताब शापित है, उसे पढ़कर तेरी भी जान जा सकती है। उस रात जब घर के बाकी लोग आराम कर रहे थे तो ठीक इसी बात विक्रम घर के पीछे वाले रास्ते से चुपचाप निकलकर हाथों में टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चला गया। लेकिन रास्ते में चलते चलते उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जब विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसे एक वहम मानकर विक्रम आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, विक्रम, विक्रम। इस आवाज को सुनकर विक्रम डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे 30 साल पहले डाकिनी ने मार डाला था। कौन हो तुम और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? आज से 1000 साल पहले मैं रानी मेघावती थी महाराज। रानी मेघावती? लेकिन तुम मुझे महाराज कहकर क्यों पुकार रही हो? क्योंकि तब आप ही महाराज आदित्य थे, लेकिन अपने शत्रु चंद्रमणि से युद्ध हारने के बाद उसने आपकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। उसने मुझे कैद कर लिया था, लेकिन वहाँ किसी तरह से मैंने खुद को मार डाला और जाते जाते सम्राट चंद्रमणि को एक श्राप दिया कि मैं लौटकर उसके किए का बदला जरूर लूंगी। 30 साल पहले रानी मेघावती प्रतापपुर गांव में चंदू बनकर आई थी, लेकिन तब डाकिनी ने चंदू को मार डाला। तब से उसकी आत्मा विक्रम यानी कि राजा आदित्य की तलाश कर रही थी और विक्रम ही 1000 साल पहले आदित्य नाम का राजा था, जिसे एक युद्ध में सम्राट चंद्रमणि ने मौत के घाट उतार कर उसका राज्य हड़प लिया था और साथ में रानी मेघावती को भी कैद कर लिया था। लेकिन वो खूनी बावड़ी और उस किताब का क्या रहस्य है जिसे जो कोई भी पढ़ता है उसकी मौत हो जाती है? सम्राट चंद्रमणि ने अपने लालच और राज्य के विस्तार के लिए एक ऐसी डाकिनी को सिद्ध किया था जो उसकी हर इच्छा पूरी करती थी, लेकिन उसके बदले में डाकिनी उसे इंसानों की बलि और उनके खून की मांग करती थी। इसीलिए सम्राट चंद्रमणि जब भी डाकिनी के सामने कोई इच्छा रखता था, उससे पहले ही वो उसे नर बलि चढ़ाता था। और वो खूनी किताब, उसका क्या रहस्य है? वो खूनी किताब डाकिनी की किताब है जो इंसानों के खून से उसने राजा चंद्रमणि से लिखवाई थी। उस किताब को डाकिनी का एक श्राप है कि जो कोई भी उस किताब को पढ़ता है वो खुद को राजा चंद्रमणि समझने लगता है और फिर सपने से बाहर निकलकर डाकिनी उसे मार डालती है। उस किताब के श्राप को खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। यहाँ से 7वें गांव की सीमा पर 3 पवित्र तीर्थ का संगम होता है, लेकिन उसकी गहराई में एक गुफा है जिसके अंदर माँ काली की अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। वो ऐसी ज्योत है जो पानी में नहीं बुझती। अगर तुम उस अखंड ज्योत के एक छोटे से अंश को वहाँ से लाकर डाकिनी की उस श्रापित किताब को जलाने में सफल हो जाओगे तो उस किताब के साथ साथ डाकिनी के श्राप और उसके कहर का भी अंत हो जाएगा। लेकिन ये काम तुम्हें अगली अमावस्या को ही करना होगा। विक्रम ने ये बात अपने दोस्त अंकित और बाकी परिवार वालों को बताई तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। कोई भी विक्रम की अमावस्या की रात 7 गांव दूर भेजने को तैयार नहीं था। नहीं बेटा, उस पवित्र संगम की गहराइयों में जाने से तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि अमावस्या की काली रात शक्तियां जागृत होती हैं और उनकी शक्तियां भी अपने चरम पर होती है। इसीलिए बेटा हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते। तभी उस भीड़ से निकलकर एक अनजान साधु वहाँ पर आते हैं, जिनके शरीर में मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे और साथ ही चेहरे पर कई सारे निशान बने हुए थे। मैं आज पूरे 1000 साल की तपस्या के बाद उठा हूँ। तुम लोग जिसे इतना साधारण समझ रहे हो, ये वही लड़का है
जो सालों पहले राजा आदित्य हुआ करता था। ये डाकिनी के कहर और उस किताब के श्राप से इस पूरे गांव को मुक्त कराने आया है। अगले ही पल साधु ने एक रुद्राक्ष की माला विक्रम को देते हुए कहा, ये एक अभिमंत्रित रक्षक रुद्राक्ष माला है वत्स, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। साधु का आशीर्वाद लेकर अमावस्या उस काली रात विक्रम 7 गांव दूर 3 नदियों के सामने एक संगम पर जैसे ही पहुंचा, वैसे ही बरगद के एक बड़े से पेड़ पर रहने वाली अनेकों प्रेत आत्माओं ने उसका रास्ता रोक लिया। आज अमावस्या की काली रात है और तू यहाँ क्या करने आया है? मैं डाकनी के श्राप से पूरे गांव को मुक्त कराने आया हूं। लेकिन हम तुमको ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि डाकनी के अंत का अर्थ है हम सभी का अंत। हम तुम्हें तुम्हारी इस कोशिश में सफल नहीं होने देंगे। जब तक ये अभिमंत्रित रुद्राक्ष मेरे पास है, तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहते ही विक्रम ने रुद्राक्ष की माला को उन प्रेतों के आगे रख दिया, जिसके बाद वे सभी प्रेत अचानक जलकर भस्म हो गए। इसके बाद विक्रम ने 3 नदियों के संगम वाली उस गहरी नदी में गोता लगा दिया। कुछ देर बाद विक्रम उसकी गहराइयों में पहुंच गया, जहां उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। उस गुफा में आगे बढ़कर उसे मां काली का मंदिर और एक मूर्ति दिखाई दी, जिसकी ठीक सामने एक दिव्य ज्योत अनंत काल में जल रही थी। अगले ही पल विक्रम ने उस दिव्य ज्योत के एक अंश को वहां से उठा लिया। मां काली, किस दिव्य ज्योत की मदद से मैं अब डाकनी समेत उसके श्राप से हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। उसके बाद विक्रम उस दिव्य मां काली की ज्योत को लेकर उस बावड़ी के अंदर दाखिल हुआ, जहां वो श्रापित किताब रखी गई थी, जिस किताब की रक्षा खुद डाकिनी कर रही थी। जैसे ही विक्रम ने उस किताब को हाथ लगाया, वैसे ही वहां डाकिनी आ गई, जो अपने अब तक के सबसे विकराल और डरावने रूप पर खड़ी थी, और उस अमावस्या की रात उसकी शक्तियां अपनी चरम पर थी। तू यहाँ तक तो आ गया, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। आज मैं तेरा कलेजा बाहर निकालकर तुझे भी मार डालूंगी। ए डाकनी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि आज मां काली की इस दिव्य ज्योत से मैं इस किताब को जलाकर तुम्हारे श्राप और तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी, मार डालूंगी तुझे। इतना कहकर डाकिनी विक्रम को मारने के लिए झपटी, लेकिन मां काली की उस दिव्य ज्योत से उसे तेज जलन होने लगी और वो पीछे हट गई। इस ज्योत की मदद से तू मुझ तक पहुंचने से नहीं रोक सकता, लेकिन मेरी सम्मोहन शक्ति से नहीं बच पाएगा। डाकिनी के इतना कहते ही जैसे ही विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, वैसे ही उसका सिर भारी होने लगा और धीरे धीरे वो डाकिनी के सम्मोहन जाल से जकड़ने लगा। अब वो दिव्य ज्योत भी उसके हाथ से छूट गई। ये देखकर डाकिनी बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम के सीने पर हाथ रखा, वैसे ही उसे एक तेज झटका लगा और वो सीधा जमीन पर गिर गई। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम अचानक होश में आ गया। अब विक्रम डाकिनी के सम्मोहन जाल से बाहर आ चुका था, जिसकी सबसे बड़ी वजह वो अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला थी, जो उसने गले में पहनी थी, जिसे विक्रम को देते वक्त साधु ने कहा था कि वो अभिमंत्रित रुद्राक्ष उसकी रक्षा करेगा। नहीं, मेरे सम्मोहन जाल से तू बाहर नहीं आ सकता। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर आखिरकार जीत अच्छाई की होती है। अब तेरा खेल खत्म हुआ डाकनी। विक्रम ने बिना देर किए मां काली की उस दिव्य ज्योत को जमीन से उठाया और उस श्रापित किताब में आग लगा दी। किताब के जलते ही डाकिनी चिल्लाई और अगले ही पल जलकर राख के ढेर में बदल गई। अब उस श्रापित किताब के अंत के साथ ही डाकिनी का अंत हो चुका था, और डाकिनी के अंत के साथ ही प्रतापपुर गांव डाकिनी के कहर से आज़ाद हो गया था। 7 दिन बाद एक रात जब विक्रम शहर आकर अगर अपने घर में सो रहा था, तब अचानक 1 बजे उसकी नींद खुल गई। तब उसने अपने सामने एक परछाई को देखा,
जिसे देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम तो रानी मेघावती हो। नहीं, मैं अब डाकिनी हूँ, डाकिनी, और एक बार फिर मैं लौट आई हूँ।